नमस्कार। इसरो के इस सफर के एक नए और विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने दुनिया भर में अपना क्या रुतबा बनाया है। लेकिन देखिए, किसी भी बड़ी यात्रा की तरह इसमें सिर्फ ऐतिहासिक ऊंचाइयां ही नहीं हैं, बल्कि कुछ बेहद जटिल और अप्रत्याशित चुनौतियां भी सामने आई हैं। आज के इस विश्लेषण में हम हर उस पहलू को गहराई और पूरी पारदर्शिता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य विषयों पर बात करेंगे वो हैं इसरो की शानदार विरासत, हाल ही में आई कुछ रुकावटें, रक्षा और नाविक सिस्टम का संकट, अंतरिक्ष के बाहरी खतरे और आखिर में इसरो की भविष्य की मजबूत योजनाएं। सबसे पहले बात करते हैं एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की, यानी इसरो की विरासत की। आज पूरी दुनिया राष्ट्रीय विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में इसरो का लोहा मानती है। ये देखना सच में दिलचस्प है कि एक अंतरिक्ष एजेंसी बनाने से लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक का सफर कितनी तेजी से तय किया गया। 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरुआत हुई और 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। फिर 2013 का वो मंगलयान मिशन तो याद ही होगा, जिसने सबको हैरान कर दिया था पहले ही प्रयास में, और वो भी सबसे कम लागत में। और 2023 में चंद्रयान 3 ने जो इतिहास रचा, वो तो आज तक दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया है। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने हाल ही में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। बात करते हैं पीएसएलवी को लगे झटकों की। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान एक बेहद जटिल और मुश्किल क्षेत्र है। बड़े बड़े देशों को भी कभी-कभी अचानक आने वाली तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 12 जनवरी 2026 को पीएसएलवी C62 मिशन के साथ जो हुआ, उसे निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। रॉकेट लॉन्च तो बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन तीसरे स्टेज के खत्म होते होते एक तकनीकी गड़बड़ी आ गई। इससे हुआ ये कि रॉकेट अपने उड़ान पथ यानी फ्लाइट पाथ से भटक गया। नतीजा, चौथा स्टेज शुरू ही नहीं हो पाया और रक्षा अनुसंधान से जुड़े अन्वेषा समेत पूरे 16 उपग्रह अपनी सही कक्षा में पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में खो गए। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि दशकों का वो बेदाग रिकॉर्ड और अचानक से आई ये विफलता, इन दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर है। सोचिए, अपनी 64 उड़ानों के इतिहास में इसरो का पीएसएलवी रॉकेट लगभग 94% तक सफल रहा है। इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में गिना जाता है। लेकिन पीएसएलवी C61 और C62 की लगातार 2 विफलताओं ने एक तरह की नर्वस 90s वाली स्थिति पैदा कर दी है। मतलब शुरुआती 90% काम एकदम सही हो रहा है और मिशन आखिरी पलों में फेल हो रहा है। इस झटके को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रिपोर्ट्स की माने तो इस विफलता से 500 से 800 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। और मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को वीएसएससी का एक गोपनीय दौरा करना पड़ा। हालांकि अच्छी बात यह है कि गहन जांच के बाद किसी भी तरह की बाहरी साजिश या सैबोटेज की आशंका को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। फिर भी एहतियात के तौर पर पीएसएलवी के लॉन्च अब जून 2026 तक के लिए टाल दिए गए हैं। अब रुख करते हैं देश के बेहद संवेदनशील रक्षा क्षेत्र और हमारी रणनीतिक कमजोरियों की ओर, जिसमें नाविक संकट सबसे प्रमुख है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक में एक गंभीर कमी आ गई है। अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर डेटा पर नजर डालें तो 11 में से फिलहाल सिर्फ 3 सैटेलाइट्स ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि एक सटीक और प्रभावी जीपीएस नेटवर्क को सही से चलाने के लिए कम से कम 4 सक्रिय उपग्रहों का होना एकदम अनिवार्य है। और ये जो नंबर 5 है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। पिछले 9 सालों में हुए कुल 44 लॉन्च में से रक्षा से जुड़े 5 उपग्रह विफल हो चुके हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसने कई विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि रक्षा क्षेत्र की ये विफलताएं इतनी अहम क्यों हैं। ये नाविक संकट सीधे तौर पर हमारे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को प्रभावित कर सकता है। सटीक मिसाइल गाइडेंस से लेकर हवा में उड़ते विमानों और समुद्र में तैरते जहाज़ों की सटीक लोकेशन ट्रैकिंग, ये सब किसी भी देश की रक्षा ढांचे की रीढ़ होते हैं और इन पर असर पड़ना एक गंभीर विषय है। खैर, संगठन के भीतर की तकनीकी चुनौतियों के बाद अब उन बाहरी कारकों पर नजर डालते हैं जिन पर किसी का सीधा नियंत्रण नहीं है, यानी अंतरिक्ष के बाहरी खतरे और वैश्विक आपूर्ति की बाधाएं।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अंतरिक्ष अपने आप में एक बेहद कठोर और खतरनाक जगह है। यहाँ बात सिर्फ रॉकेट तकनीक की नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के मौसम की भी है। 1 फरवरी 2026 को सूर्य से निकला X8.1 क्लास का सोलर फ्लेयर पिछले कई दशकों में देखा गया सबसे शक्तिशाली सौर कोसान है। इसके चलते लगभग 50 भारतीय उपग्रहों पर रेडियो ब्लैकआउट और जीपीएस रुकने का भारी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि राहत की बात है कि इसरो का आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष के इस खतरनाक मौसम की लगातार निगरानी कर रहा है। ये दिखाता है कि हमारी आधुनिक तकनीक को पर्यावरण की कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक विज्ञान वैश्विक स्तर पर कैसे काम करता है, उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए, इसरो का चंद्रयान डेटा नासा के आने वाले आर्टेमिस 3 मिशन के लिए एक सुरक्षित लैंडिंग साइट चुनने में मदद कर रहा है। ये वैश्विक विज्ञान में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दूसरी तरफ कतर में हुई हीलियम गैस की कमी के कारण पूरी दुनिया में रॉकेट ईंधन की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे एक बात तो साफ है कि चाहे हम तकनीकी रूप से कितने भी आत्मनिर्भर क्यों न हो जाएं, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में आने वाले किसी भी रुकावट से अछूता रहना लगभग नामुमकिन है। इन सब चुनौतियों और बाहरी खतरों को समझने के बाद अब बात करते हैं इसरो की भविष्य की योजनाओं और मजबूती से वापसी करने की क्षमता की। भविष्य की संभावनाओं और इसरो के असाधारण बाउंस बैक पर बात करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि ये सब इसरो के उस मूल मंत्र से कैसे जुड़ता है जिसे फेल फास्ट लर्न फास्ट कहा जाता है। विज्ञान का मतलब ही है लगातार नए प्रयोग करना। इसरो की कार्य संस्कृति में हाल ही में मिली इन विफलताओं को कोई हार नहीं माना जाता, बल्कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। अपनी गलतियों का गहराई से विश्लेषण करना, उनसे तेजी से सीखना और फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ वापस लौटना ही इसरो की असली पहचान है। और इस दमदार वापसी की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। हाल ही में हुए नुकसान की भरपाई करने और सीमाओं पर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट न छोड़ने के लिए एक बहुत ही विशाल रक्षा परियोजना तैयार की गई है। 26,000 करोड़ रुपए के इस ऐतिहासिक बजट के साथ 2029 तक 52 उन्नत सैन्य उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। इनमें ऐसे खास इंफ्रारेड सेंसर लगे होंगे जो दिन हो या रात एकदम स्पष्ट तस्वीरें ले सकेंगे। सबसे बड़ा और नया बदलाव ये है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। मतलब इसरो 21 उपग्रह बनाएगा और निजी क्षेत्र 31 उपग्रहों का निर्माण करेगा। रक्षा क्षेत्र के साथ साथ वैज्ञानिक मोर्चे पर भी कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मॉन्स मूटन के पास एक बेहद सुरक्षित लैंडिंग साइट तय कर ली गई है। ये मिशन भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है। आसान भाषा में कहें तो ये मिशन चांद से मिट्टी लेकर वापस हमारी धरती पर आएगा। चंद्रयान 2 से मिले हाई रेजोल्यूशन डेटा की बदौलत ही इस कम ढलान और अच्छी रोशनी वाले सुरक्षित पैच को खोजा जा सका है। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के अलावा धरती से भी ब्रह्मांड को देखने के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया जा रहा है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में खगोल विज्ञान के लिए भारी भरकम फंड आवंटित किया गया है। लद्दाख के एकदम साफ आसमान का रणनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। साथ ही हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप का अपग्रेड और अमरावती में कॉस्मस 2 प्लैनेटेरियम का निर्माण भारत को खगोल विज्ञान के वैश्विक नक्शे पर एक बहुत ही मजबूत स्थिति में ला खड़ा करेगा। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सुरक्षा कारणों के चलते PSLV के लॉन्च जून 2026 तक रोक दिए गए हैं, जो कि जरूरी भी था। लेकिन इस बड़े ठहराव को देखते हुए क्या इसरो अपने पहले मानवयुक्त मिशन गगनयान 2027 और महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 की सख्त समय सीमाओं को सच में पूरा कर पाएगा? ऊंचे सपनों और वर्तमान संघर्षों के बीच फंसा यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के अंतरिक्ष सफर का अगला अध्याय आखिर कैसा होगा। इस विश्लेषण के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।